नमस्कार। अ, सिंधु प्रेम जी नमस्ते। अ, नमस्ते प्रकाश जी। अ, नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। अ, मैं पिछले कई दिनों से लाइव कार्यक्रम नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं ओशो हिमालयस गया हुआ था जहां सिंधु प्रेम जी से हमारा परिचय हुआ और वहां उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में हमने 21 दिन तक मिस्टी के रोज कार्यक्रम में हिस्सेदारी की और जीवन में नए बदलाव लेकर आए। तो आपका पहली बात तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना बढ़िया मार्गदर्शन दिया, इतनी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ दी। अ, मित्रों, हम सब ये बात करें इसके पहले कई लोग जानना चाहेंगे कि आखिर ये ओशो हिमालयाज़ क्या है? तो ओशो हिमालयाज़ की एक छोटी-सी क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस सुंदर सी जगह, प्राकृतिक जगह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान से करीब 12 किलोमीटर दूर ओशो हिमालयस नाम की ये संस्था आपने बनाई है और ध्यान को लेकर इस देश में बहुत ज्यादा गतिविधियां चल रही हैं। आप जानती ही हैं। और आपने ये सब चीजें जो की हैं, वो कौन सी प्रेरणा रही कि आपको ओशो हिमालयस की संस्था बनाने की सूझी और आपने अपने जीवन की तमाम अ, बातों को दरकिनार करके ओशो हिमालयस की ओर बढ़ी आप? सच कहूँ तो मैंने सोचा नहीं था कभी, ये कुछ प्लान नहीं था कि भई ऐसे एक जगह बनेगी मेरे द्वारा। अम, मैं तो अपनी ज़िंदगी में खुद ध्यान कर रही थी और ध्यान के शेयर करने के लिए ऑफ़ कोर्स मैं बहुत ट्रैवल कर रही थी देश-विदेश में। हम्म, अ, तो कहूँ तो मार्च 2014 में मैं ओशो इंटरनेशनल पुणे में मैं मिस्टिक रोज़ जिसमें आपने पार्ट लिया वही ग्रुप फैसिलिटेट कर रही थी। आँसुओं का दूसरा सप्ताह था, छठा दिन था, मेरी आँखें खुली थी और कमरे में करीब 40-45 लोग थे, वो समा बंधा हुआ था, पूरी हम्म, हाथ स्पेस का। मैं बस जो ओशो चुआंगतज़ू है, ओशो इंटरनेशनल में एक जगह जहाँ ओशो का घर था रेज़िडेंस, वहीं एक कमरा है जहाँ ये प्रोसेस होता है और बड़ी-बड़ी काँच की खिड़कियाँ थी बाहर और गार्डन में मैं देख रही थी और मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि ब्लैंक थी। एक शून्य स्पेस थी और बस स्पेस में मैं मौजूद थी। तो मुझे ये विज़न दिखाई दिया, मुझे ये 3 पहाड़ जो आप ओशो हिमालयाज़ के सामने देखते हैं और ये वैली जैसे जिया वैली है, दिखाई दिया कि ये 3 पहाड़ हैं और मैं इस वैली में खड़ी हुई हूँ और मुझे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिए, कुछ इस तरह से ही जैसे ओशो हिमालयाज़ अभी बना हुआ है और जी। दिखाई दिया मैं वहाँ खड़ी हूँ, इन पहाड़ों को देख रही हूँ। तो हम्म, और कोई सपना भी नहीं था कि आँखें खुली थी तो मुझे लगा ये क्या दिख रहा है? मैंने अंदर से एक प्रश्न उठा कि ये क्या है? तो ऐसा मुझे आभास हुआ कि ये कोई ध्यान की जगह होगी। कहाँ होगी? कहीं हिमालय में होगी और जैसे ही मैं 50 का दशक जो मेरा होगा मेरे जीवन का वो मैं यहाँ व्यतीत करूँगी। इस तरह से मुझे एक अनुभूति आई। हम्म, और फिर ये विज़न मेरी आँखों से चला गया। उस समय मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग लंदन में रहते थे, उनका वहाँ ट्रांसफ़र हुआ था, उनकी वहाँ नौकरी थी और मैं अपना पूना आती थी साल में 2 बार और देश-विदेश के बहुत रशिया, एस्टोनिया ऐसे कई सेंटर्स में मैं जाया करती थी। तुर्की। तो बात मेरे को कहीं बहुत इसका एक इम्प्रिंट तो मेरे अंदर रहा पर मैं इसको भूल गई उसके बाद। मेरे को लगा कि ठीक है, पता नहीं क्या था। हम्म, और अभी तो ज़िंदगी का पता नहीं है कि वापस भारत भी आना है कि नहीं और फिर
ऑफ कोर्स मेरा लंदन मुझे पसंद था, वेस्टर्न वर्ल्ड अच्छा था, लेकिन मेरा कहीं दिल, मुझे ऐसे घर की फीलिंग नहीं आती थी, ऐसा लगता था घर तो बस भारत में ही है, वही मेरा घर है। हुँ, तो फिर 2016 में डिसाइड किया कि वापस इंडिया आएँगे, और पूना में रहने का चाव था कि मैं फुल टाइम वहाँ रहूँ। पहले तो मैं कुछ महीने आती-जाती रहती थी। तो फिर मैं पूना में आई, रहने लगे हम लोग। राजीव ने भी अपना जल्दी इस्तीफ़ा दे दिया, अपनी जॉब छोड़ दी, वो भी हुँ, आ गए पीछे-पीछे। और फिर कारवां चलता रहा, मैं अब इंडिया में ट्रैवल करने लगी, और पूना में काम तो पहले भी करती थी, अब पूरा समय ही करने लग गई। अ, बस फिर 2-1 साल बीते तो लगने लगा कि जैसे मुझे खुद अपने लिए साधना करनी है, कहीं मुझे साइलेंस अपने लिए करना है, रिट्रीट्स एंड ऑल। और जैसे शहर की जो ज़िंदगी है, उससे मेरा जो अ मन, जैसे मतलब इतनी भीड़ और वो पॉल्यूशन, तो एक तरह से मेरे अंदर एक चाह उठी कि मैं थोड़ा नेचर में जाके रहूँ, अब मुझे शहर की लाइफ पसंद नहीं है। हुँ, तो ऐसा करते-करते मैं ऋषिकेश वर्कशॉप्स के लिए आया करती थी, तो मैं वहाँ आई, मैं अ, ऋषिकेश मुझे पसंद था। तो वहाँ मैंने सोचा कि ये जगह पे कुछ ढूँढते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत हुँ, घूमी वहाँ, हुँ, गंगोत्री तक गई। तो मुझे आस-पास ऋषिकेश के तो इतना कुछ पसंद नहीं आया, जितना मैं उत्तरकाशी और दूर जाती गई, मुझे वो पसंद आने लगी जगह। पर ऐसे लगा हाँ, कि हाँ, बारिशों में लैंडस्लाइड होती है, मैं यहाँ पे मतलब पहुँचना बहुत मुश्किल है, एक्सेस बहुत दूर है जिसे कहते हैं। जी, अ तो मेरे हस्बैंड ध्यानराज जी, उन्होंने बोला हिमाचल, वो हिमाचल में बड़े हुए हैं, चलो अगली ट्रिप में हम हिमाचल चलते हैं। तो हुँ, ऐसा हुँ, करते हुए मैं फिर हिमाचल आई, पूरा हिमाचल हम लोग घूमे करीब 10-15 दिन। अ, तो उस विज़िट में मुझे एक जगह थोड़ी ठीक लगी, जो ओशो हिमालयज़ की नहीं है। फिर हुँ, हुँ, लगा कि एक विज़िट और करते हैं, तो हमने 2 महीने बाद फिर एक विज़िट और प्लान की। और उस हुँ, विज़िट में मैं इस जगह पर पहुँची, और जैसे ही मैं इस जगह पर पहुँची, तो जो मैंने, ये 2019 की बात है, मई, और जो मैंने 5 साल पहले देखा था, वही सीन मेरे आँखों के आगे आ गया। मैंने बोला अरे ये तो वही जगह है। हाँ, यहाँ मैं पहुँच गई। तो बस जी। फिर तो कुछ प्रश्न ही नहीं था। लेकिन मन एक में बात आया कही कि जाती है कि हुँ, हुँ। देयर इज़ स्टिल गैप बिटवीन कप एंड लिप, तो कैसे उसे अमल में उतारा गया? तो हुआ ये कि मैंने ये जगह देखी, तो मैं एक तरह से सुन रह गई, मैं अवाक रह गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे मैंने कहा। और मैंने कहा, मैं यहाँ एक दिन फिर सुबह आई, और मैं दोपहर तक घंटों बैठी रही, और मैं इसे हुँ, महसूस करने लगी, और जो वाइब्रेशंस मुझे यहाँ फील हुई, जैसे कहते हैं कि एग्जिस्टेंस आपको संकेत देती है, वो सब मेरे साथ घटता रहा उस समय, उन घंटों में। हुँ, अम, तो जस्ट मैं जगह के लिए 1-2 बातें और कहना चाहूँगी कि ये जो धौलाधार के जो यहाँ पे जो महसूस होता है, जिस तरह से पहाड़ इतने नज़दीक, मैंने काफ़ी जगहें घूमी, मैंने इतने नज़दीक कभी पहाड़ों को फ़ील नहीं किया। और जो विस्तार यहाँ मुझे इस वैली का फ़ील होता है, तो मुझे एक तरह से मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का पूरा यहाँ बैलेंस हुँ, लगा। पहाड़ एक मैस्कुलिन है, और जो ये वादी है, एक तरह से हाँ। घाटी जिसे कहते हैं, घाटी की आत्मा लाओ त्से ने कहा है, वो मुझे यहाँ रियली बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील हुई। निश्चित ही हमने और भी महसूस किया उस जगह रह के, हुँ, इतनी हुँ, सुंदर वादी जो हुँ, हुँ, चारों तरफ पर्वतों से घिरी हुई है हुँ, और हुँ, बहुत सड़क से बहुत दूर भी नहीं है, पहुँच के हुँ, भीतर है, ये भी बड़ी हुँ, उपलब्धि है। लेकिन जिस हुँ, तरह ओशो हिमालयाज़ ये बनाया गया है, मुझे लगता है कि उसमें आपने अपना खून-पसीना जिस तरह बहाया होगा, अ, हम तो सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की और हम वहाँ जाकर 3 सप्ताह हमने वहाँ बिता लिए, बड़े आराम से।
लेकिन हमारे उन 3 सप्ताह के लिए या और लोगों के 2 दिन या 3 दिन या 1 सप्ताह के लिए जो मेहनत की गई है, वो क्या है? जो आर्किटेक्चर वहाँ का है, जो खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, वुडन फ्लोरिंग है अधिकांश जगहों पर, सुंदर सा कैफेटेरिया है या भोजन स्थल कहें या किचन कहें, बहुत सुंदर है, रहने की जगह बहुत सुंदर है। तो ये सब, इस सब में की प्रेरणा कैसे मिली? क्योंकि इस सब में काफी हो सकता है आप इससे आधे से भी कम खर्च में ये सब काम कर सकते थे, लेकिन वो क्या हिम्मत रही कि नहीं, हमें इतना इतना सुंदर ही बनाना है। एक्चुअली शुरुआत तो ये थी कि अपने लिए रहना है और जी। पर हिमाचल में आप ऐसे ज़मीन नहीं खरीद सकते, तो उसके कानून थे कि भई हम हाँ। और मन में आया कि इतने साल से ओशो का काम कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे बैठेंगे? मतलब शेयरिंग तो एक ज़िंदगी का हाँ। पार्ट बन चुकी है, तो जी। वो कुछ बाँटना इसमें रहेगा। तो इस तरह से ही छोटा सोचा था कि भई 10-15 लोग आ जाएँ, कभी कोई दोस्त या कुछ ऐसे हाँ। लोग आना चाहें और हम हाँ। अपने रहने की जगह बनाएँगे। तो इनिशियली हमारा विज़न इतना ही था। हाँ। पर जब हमने इसे बनाना शुरू किया तो ये करीब सवा एकड़ ज़मीन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है पर हम्म। क्या कहूँ कि फिर जब बनाने लगे तो अपने आप मैं तो यहाँ बैठ जाती थी, यहाँ कोविड का समय था तो ऑनलाइन क्लासेस मैं यहीं खेतों में आके ले लिया करती थी और बैठ के ध्यान करती थी तो वो विजुअलाइज़ेशन अपने आप मेरे अंदर उतरता गया और हम्म। हम दोनों साथ में थे तो जैसे है कि ओशो जो हैं हमेशा मैंने उन्हें ना बहुत अबंडेंस में देखा है। मतलब मेरे लिए वो जी। बहुत ही विशालतम एक रूप है चेतना का। तो जी। जी। शायद इसीलिए ये ऐसा बड़ा बन गया और ऐसे कभी लगा नहीं कि लगा कुछ करना है तो हमें अच्छा ही करना है और बेहतर ही करना है। और मैं शहरों से भाग के आई थी तो मुझे यहाँ पे एक कंक्रीट जंगल नहीं बनाना था। मुझे एक नेचर मुझे बहुत पसंद है। मतलब शुरू से हम्म। मैं नेचर में मैं रहती हूँ तो मुझे लगता है कि बस मैं अपने मूलतम अस्तित्व से जुड़ी हुई हूँ, मैं अपने बीइंग में हूँ, मैं बस एक हूँ। तो मुझे हम्म। ये तो मन में आया कि इससे मेरे और राजीव में थोड़े बहुत विवाद भी रहे। उनको फंक्शनल हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल हैं। मैं थोड़ी ड्रीमर काइंड की हूँ। तो हम्म। अ मैंने कहा कि मुझे शहर जैसा बिल्डिंग नहीं बनानी। मैं यहाँ घूमी, मैंने यहाँ देखा गाँव में लोग किस तरह से घर बनाते हैं। यहाँ एक पत्थर मिलता है, पता चला उस पत्थर की मैंने खादान भी देखी कि ये पत्थर यहाँ यूज़ किया जाता है, जो पुराने घर हैं। ऑफ़ कोर्स यहाँ भी नए लोग वो यूज़ नहीं करते हैं। जो जी। पुराने-पुराने घर, पुराने मंदिर, तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं वो ही पत्थर इस्तेमाल करूँ और ये जगह ऐसा लगे कि बस नेचर से मिली हुई है। तो इस तरह से जो यहाँ का लोकल आर्किटेक्चर है, उसको हमने चुना और जैसा मैंने कहा कि बस बनाते-बनाते अपने आप आगे रास्ता हमें दिखता गया। तो हम्म। इट जस्ट इवॉल्व्ड ये अपने आप इवॉल्व हुई जगह। हुँ। वैसे वर्तमान में ओशो के ध्यान केंद्र के नाम पर देश में कई केंद्र हैं, और ओशो हुँ। के अलावा और लोगों ने भी अपने अपने तरीके से ध्यान को बताया है, ध्यान को रेखांकित किया कि ध्यान ऐसा होना चाहिए। तो ओशो का सक्रिय ध्यान किस तरह अलग है, कैसे खास आवाज़ चली गई 1 मिनट। हेलो? है? हाँ, हाँ, आपने ओशो का हुँ, सक्रिय ध्यान किस तरह हुँ। अलग है? क्योंकि इस वक्त देश में जगह जगह बहुत सारे ध्यान केंद्र हैं, ऐसे में ओशो का ध्यान केंद्र किस तरह अलग है? होशो तो मेरे हिसाब से इज़ अ मास्टर ऑफ मास्टर और 60-70 के दशक में जब उन्होंने ये ध्यान दिए हमें, तो उनका ध्यान जो है वो आज के आदमी, इस युग के आदमी के लिए है जो और उन्होंने शायद अपने से 100 साल आगे तक देख लिया था। तो जी। उन्होंने कहा भी है कि मैं 1 सेंचुरी तक रेलेवेंट रहूँगा। तो हाँ। आज का आदमी इतनी फ़ास्ट पेस लाइफ़ है हमारी, हम इन्फॉर्मेशन से भरी हुई दुनिया में जीते हैं। जी। अ, उस आदमी को अगर हम कहें कि भई तू आँख बंद कर और बैठ और तू अपनी श्वास को देख,
तो इतना कुछ डिस्टर्बेंस है बॉडी माइंड के अंदर कि वो बैठना मतलब 5 मिनट भी मुश्किल हो जाएगा। तो हुँ, सक्रिय ध्यान यहाँ इसलिए इतना उपयोगी है कि हाँ, पहले तो उस ध्यान में श्वास के द्वारा या उन्होंने कई आयाम लिए हैं, जो मेन उनका डायनामिक मेडिटेशन है, उसमें उन्होंने ब्रीदिंग का इस्तेमाल किया है। किस तरह से हम अपने जो पैटर्न्स हैं दिमाग के हाँ, और जो हाँ, भी ऊर्जा जहाँ भी हमारे शरीर और मन में दमित है, जैसे हमने रेस्टलेस बीइंग्स हैं हम, तो वो हाँ, रेस्टलेसनेस, वो दमित ऊर्जा पहले हम उसे खाली करें। जब वो ऊर्जा हमारे शरीर मन से बाहर जाती है और जो एक हमारे सोचने के एक ही ढांचे में हम जीते हैं, हम अपनी ही एक दीवारों के अंदर, एक पिंजरे के अंदर हम जीते हैं। तो किस तरह से जी, उन्हें तोड़ा जाए हमारी, और फिर हम खुले हों। तो जब हम खाली होंगे, खुले होंगे, तो ध्यान अपने आप घट जाएगा। तो फिर जो हाँ, मौन घटता है, फिर जो शून्यता आती है और एक डिस्टेंस आ जाता है विचारों के साथ, जिसे वो साक्षी भाव कहते हैं, वो साक्षी भाव आता है, तो ध्यान अपने आप ही आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये उनकी सबसे बड़ी देन है, सक्रिय ध्यान, जो हर मैंने कहीं नहीं देखा है अपनी इस जर्नी में। मैं भी शुरू में काफ़ी सीकर थी, काफ़ी हाँ, हाँ। जगह मैंने घूमा, काफ़ी प्रयोग किए, तो हुँ, हुँ, मेरे को ये सबसे ज़्यादा सूट करता है और एक तरह से फ़ास्ट ट्रैक लगता है कि बहुत ईज़िली मेडिटेशन घट जाती है। जी। अ, ओशो ध्यान के तमाम शिविरों में आप जाती रहती हैं, पूरे देश भर में जो कैंप लगते रहते हैं। हुँ, हुँ। ओशो हिमालयाज़ के शुरू होने के बाद भी आप जाने वाली हैं, जाने की योजना बना रही हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या ओशो हिमालयाज़ का कामकाज प्रभावित नहीं होगा? एक्चुअली आप मुझसे पूछे तो मेरा दिल नहीं करता कि मैं ये जगह छोड़ के जाऊँ। मैं एक्चुअली गेट के बाहर भी नहीं जाती हूँ, दिनों-दिन बीत जाते हैं। मुझे यहीं हाँ, इतनी संतुष्टि मिलती है और परिपूर्णता लगती है। पर ये है जी, कि कुछ जगहें मेरे प्रिय हैं मेरे लिए, जैसे ओशो इंटरनेशनल पुणे, जहाँ मैं बड़ी हुई एक तरह से, मैंने बहुत कुछ वहाँ सीखा और जो हाँ, भी मेरी ग्रोथ है, मैं उसकी मतलब पूरा उसका मैं जो आभार है, मैं उसको देना चाहूँगी कि वो उस जगह ने बहुत ही सपोर्ट किया है और अब भी कर रही है। तो वो मेरा एक फर्स्ट लव है इन अ वे। तो हुँ, एक तो मैं वहाँ पर मैंने अभी लिमिट कर दिया है, और ओशोमनन है, कुछ जगहें जो बड़े ऑथेंटिक सेंटर हैं इंडिया में, तो वहाँ मैं जाना चाहूँगी। हुँ, हुँ, यही है कि वो दोस्ती है, प्यार है, तो फिर उसको निभाना मेरी हुँ, आदत है कि मैं दोस्ती निभाऊँ। तो जी, वही है रीज़न जाने का। बाकी तो यहाँ पे तो ध्यान चलते ही रहेंगे, हमारी टीम है, जी, राजीव हाँ। हैं और कुछ वर्क एज़ मेडिटेशन के लोग हैं, जो इस जगह को सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। ओशो मिस्टिक रोज़ प्रोग्राम में जिसमें मैं भी शामिल हुआ था, 3 हुँ, सप्ताह हुँ। का कार्यक्रम है और उसके लिए अ, आप ही ने एक बातचीत में कहा था कि करीब 50 से ज़्यादा इस तरह के आयोजनों में आप शामिल हो चुकी हैं। 50 से ज़्यादा कोर्सेज़ कर चुकी हैं या करवा चुकी हैं, जो भी कहें। तो इतना सब करने के बाद आपको कभी ये लगता नहीं कि एक तरह की का मोनोटोनस हो गया है ये पूरा? आपको तो नहीं लगता क्या ऐसा? नहीं, मैंने मिस्टिक रोज़ ही करीब 60 एक बार या कुछ इस तरह कर लिया होगा अभी, और प्लस और अदर मेडिटेटिव थेरेपीज़, तो मेरे लिए अभी ये पार्ट ऑफ माय लाइफ़ है। हाँ, और मेरे लिए, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, ये मिस्टिक रोज़ इतना नेचुरल प्रोसेस है। इसमें आपको बिल्कुल सहज स्वाभाविक रूप से होना है, तो उसमें कोई हुँ, एफ़र्ट नहीं है। जब एफ़र्ट नहीं है तो मोनोटनी नहीं आएगी, थकान नहीं आएगी। हाँ, हँसना, रोना ये तो एक पार्ट है हमारे जीवन का, और जिस मौन में बैठना देखना चीज़ों को, तो इट इज़ लाइक यू नो इट्स पार्ट ऑफ मी, और बहुत ही मुझे नेचुरल फीलिंग आती है, तो मैं तो नहीं थकी हूँ अभी तक। हुँ। अ, आगे ओशो हिमालयाज़ को लेकर आपकी क्या योजना है? तो ओशो हिमालयाज़ का मेरा यही विज़न है कि भई शरीर, मन और आत्मा के तल पे जो भी सपोर्ट मिल सके, लोगों को हुँ, शुद्धिकरण हो सके जिसका,
हुँ, विकास हो सके, विस्तार हो सके, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ कराते हैं। बेसिक ओशो मेडिटेशंस हैं, ओशो मेडिटेटिव थेरेपीज़ हैं, ये तो इस जगह का अभिन्न अंग है। रोज़ 4 ध्यान तो मिनिमम होते ही हैं यहाँ पे। हाँ, प्लस फिर हम ऑलमोस्ट हर वीकेंड के ऊपर हम लोग अलग-अलग वर्कशॉप्स रखते हैं। अ, जैसे कभी कोई मेडिटेटिव थेरेपी हो गई, महीने में 1 बार कोई ना कोई मेडिटेटिव थेरेपी होती है, बॉर्न अगेन अभी खत्म हुआ, ओशो नो माइंड, ओशो मिस्टिक रोज़, ओशो टॉकिंग टू योर बॉडी माइंड। उसके अलावा हम जो भी लोग ओशो का ध्यान बाँटना चाहते हैं, उसके लिए हम हाँ, मेडिटेशन फैसिलिटेटर ट्रेनिंग भी देते हैं कि वो हाँ, अ, ओशो के ध्यान को गहराई से समझें। और जैसे कई योगा टीचर्स हैं या कुछ और इस तरह के लोग हैं जो अपना प्रोफ़ेशन बदलना चाहते हैं और जस्ट दे वांट टू डू समथिंग मोर मीनिंगफुल, तो वो लोग जी, आके ये ट्रेनिंग भी हम साल में 2-3 बार देते हैं। और इसके अलावा हर आयाम पे जैसे आयुर्वेदिक मसाज की ट्रेनिंग है, बॉडी से रिलेटेड कुछ डिटॉक्स कैंप्स रखे हैं, योगा है और इनर मैन, इनर वुमन, पास्ट लाइव्स है, पास्ट लाइफ हीलिंग, इस तरह के कई-कई कोर्सेज़ हमने यहाँ पे लोगों के लिए उपलब्ध करवाए हैं। अ, ध्यान के बारे में ओशो ने कौन-सी बातें कही जो आपको बहुत प्रभावित करती? ओशो ने ध्यान के जैसे बारे में काफ़ी बातें कही, लेकिन आपको कौन-सी बातों ने बहुत प्रभावित किया? जैसे मुझे उन्होंने ध्यान को बहुत आसान बना दिया। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खेलपूर्ण, लाइट बना दिया। इट इज़ हाँ, नॉट समथिंग सीरियस और हर हाँ, चीज़ को उन्होंने ध्यान बनाया। उन्होंने ध्यान को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से अलग नहीं छोड़ा है। तो ये हाँ, बात मुझे बहुत पसंद है कि भई मैं चाय पी रही हूँ, तो चाय पीना भी ध्यान है। हुँ, या मैं पक्षियों को सुन रही हूँ, वो भी मेरे लिए ध्यान है। तो हर एक चीज़ को उन्होंने इंक्लूड किया है, किसी भी चीज़ को नकारा नहीं है, सिर्फ़ होश उसमें जोड़ा है। तो अगर मैं कहूँ कि ओशो में आने के बाद जो है मुझे जैसे नई आँखें आ गई हों तो जी। नए कान आ गए हों, एक होश उसमें बढ़ गया है, तो वो मुझे बहुत ही पसंद है। लोग कहते हैं कि ओशो ने ध्यान को आसान कर दिया, वरना पहले ये था कि ध्यान के नाम पर लोगों को लगता था कि अ, दाढ़ी बढ़ानी होगी, जटा बढ़ानी होगी, संन्यास लेना होगा, जंगल में जाकर बैठना होगा। तो ओशो ने जी। इन सब चीज़ों को गलत साबित किया और कहा कि ध्यान के लिए इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, जहाँ हैं, वहाँ भी ध्यान कर सकते हैं। अ, ये जो ओशो के तमाम कार्यक्रम हैं, ये एक केंद्रीय संस्था द्वारा चलाए जाते हैं या शायद पुणे इंटरनेशनल द्वारा चला संचालित होते हैं। जी। तो ये अ, क्या ओशो पुणे का आपके इस केंद्र पर कितना कंट्रोल रहता है या आप अपने हिसाब से कार्यक्रम बनाते चलाते हैं? जगह तो हमारे खुद की है मतलब हमारे खुद के जी, पैसों से हमने हमारी हिम्मत से बनाई है। जी, सिर्फ़ क्योंकि ओशो इंटरनेशनल पूना में हम रहे हैं, काम किया है, तो उन्हें पता है कि हम जहाँ जो वहाँ पे 24 कैरेट गोल्ड ओशो जैसे हैं वैसे ही रखा जाता है, बिना किसी जी, मिलावट के। तो इस तरह जी, से शायद उन लोगों को हम पे इतनी आस्था है कि हम लोग भी इसे ऐसे ही चलाएँगे, तो हम वहाँ लिस्टेड हैं उनके सेंटर्स में। जी, तो बस उतना ही मैं कहूँगी कि एक सपोर्ट है हमें एनर्जेटिक, बाकी तो कुछ अगर हमें कभी पूछना है या कोई चीज़ हमें क्लियर नहीं है, तो ऑफ़ कोर्स वो लोग हमारे लिए अवेलेबल हैं। कोई ऐसी जी, सिचुएशन आ जाती है जिस पे अगर हम कुछ एडवाइस लेना चाहें, तो उसमें हमें पूरा सपोर्ट है उनका। और बाकी ये अपनी क्रिएटिविटी है, ये मेरी क्रिएटिविटी है, ये मेरा ग्रैटिट्यूड है, मेरा प्यार है, जो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। जी। अ, देश में बहुत सारे केंद्र हैं ओशो के। ओशो पुणे एक प्रमुख केंद्र है, आपका केंद्र प्रमुख ओशो हिमालयज़ नया प्रमुख केंद्र बन गया है। देश में कौन-कौन से केंद्र हैं जो आपको अच्छे लगे? आपकी राय में उनकी रेटिंग अच्छी की जा सकती है, वहाँ अच्छी जगह हैं। वैसे तो आप कहेंगे सभी अच्छी जगह हैं, पर कौन-सी जगह हैं?
और विदेश में कौन सी जगह ओशो की आपको बहुत अच्छी लगी? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो ओशो इंटरनेशनल पुणे है, और आई थिंक वो ही सोर्स है जहाँ पे ओशो रहे इतना समय, और कण कण में उनकी ऊर्जा है, पेड़ों में, हर जगह आप उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। और ओशो ने जैसे कहा कि मैं शरीर छोड़ूंगा तो मैं सब तरफ फैल जाऊंगा पूरे अस्तित्व में, आई विल बी मोर अवेलेबल टू यू। तो ऐसा मुझे महसूस होता है, क्योंकि मैं ओशो से जुड़ी जब वो शरीर छोड़ चुके थे, तो मैं उनके कभी बॉडी से कनेक्ट नहीं हुई, मेरा उनसे कनेक्शन ध्यान के द्वारा ही है। हाँ। तो ऐसे में कहूँगी ओशो सब तरफ हैं, और हर इंसान अपने किसी अनुग्रह से, मैं ये समझती हूँ जैसे मुझे है, ऐसे कई लोगों ने ये शेयरिंग करी है। तो मेरे लिए ओशो इंटरनेशनल जैसी कोई जगह नहीं है, ओशो हिमालयस एक छोटा सा प्रयास है। ओशो मनन में जाती हूँ गुजरात में, जहाँ मुझे लगता है कि ओशो का ध्यान उस क्वालिटी से प्रस्तुत किया जाता है बिना किसी मिलावट के। कहाँ है तो ओशो वो मनन? गुजरात में कहाँ है? गुजरात मेहसाना में है ओशो मनन केंद्र। जी। अहमदाबाद से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है। जी। बाकी में छोटे छोटे सेंटर्स तो ओशो ग्लिम्पसेस हैं इंडिया में काफ़ी, जहाँ मैं गई हूँ, काफ़ी सिटीज़ में हैं वो। आप osho.com ग्लोबल कनेक्शंस पे जाएंगे तो आपको सब सेंटर्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो वो सब लोगों का अपना एक छोटा सा। आपकी पसंद क्या है? मेरा आपकी राय में? पसंद पूना है और ओशो हिमालयस है, और कुछ नहीं है। वैसे विदेश में ग्रीस में ओशो आफ्रोज है, ब्राजील में ओशियानिक है, हाँ। एस्टोनिया में एक सेंटर है, रशिया में है। ऐसे तो मैं कई जगह गई हूँ, हम्म। टर्की में है। हम्म। तो सब लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ रेजिडेंशियल हैं सेंटर्स, कुछ नहीं हैं। पर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद पूना ही है। और अब मैं कहूँगी कि ओशो हिमालयस है, बिकॉज़ इतनी सुंदर जगह मैंने अभी तक नहीं देखी है प्रकृति की दृष्टि से। जी। नए लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हाल ही में ओशो हिमालय से जुड़े हैं या जिन्होंने ओशो ध्यान विधि शुरू की है? उन्हें क्या आपका संदेश होगा? संदेश यही है कि मिनिमम अगर आप ध्यान को रोजमर्रा की जिंदगी में ले आए, आप ऑफिस जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, बट जो मैंने किया और अभी भी कर रही हूँ कि मैंने कभी ध्यान को छोड़ा नहीं। एक बार मैंने उसे शुरू किया तो रेगुलरली ओशो एक्टिव मेडिटेशन आपको दिन में 1 घंटा ज़रूर करनी चाहिए। हाँ। और बीच बीच में मैं तो कहती हूँ कि मेडिटेटिव थेरेपी साल में 1 या 2 बार, हर एक मेडिटेटिव थेरेपी आप करें, तो आपको हाँ। अपने आप ही आगे रास्ता पता चल जाएगा, चेंज पता चल जाएगा कि क्या मेरे साथ हो रहा है। तो हम्म। यही कहना चाहूँगी। और नए लोग जो ओशो हिमालय जाना चाहें तो उनके लिए क्या क्या कार्यक्रम आने वाले हैं आपके भविष्य में? सो अभी तो कुछ कैंप हैं इस महीने, ये 13, 14, 15 का जो वीकेंड है, इस पे आर्ट ऑफ अवेयरनेस एंड डीप स्लीप है। उसके बाद चक्रा जर्नी है। उसके बाद एक विपासना का 3 दिन का रिट्रीट है छोटा सा। फिर इनर मैन इनर वुमेन है, जर्मनी से जीवन अनंता आ रही हैं। वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ओशो फैसिलिटेटर है एनर्जी वर्क में। फिर ओशो जी। मिस्टिक रोज है दोबारा सितंबर हाँ। में। साल में हमने 3 बार ओशो मिस्टिक रोज करने का फैसला किया है। फिर अक्टूबर में हम फेस्टिवल कर रहे हैं, जिसके लिए मैं सबको आमंत्रण देना चाहूँगी। म्यूज़िक मेडिटेशन फेस्टिवल है। तो हर एक दिन हम काफ़ी म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट बुला रहे हैं, डांसर्स, पेंटर्स, और हर एक दिन स्पेशल हिमाचली क्विजीन रहेगी। एक दिन फोक सिंगिंग होगी, एक दिन क्लासिकल, एक दिन सूफियाना, तो ऐसा एक दिन फ्यूजन म्यूज़िक रहेगा। इस तरह से 5 दिन का हम पहली बार ओशो हिमालयस का फेस्टिवल कर रहे हैं। कौन सी अ, तारीख से होने वाला है ये? 5 से 9 अक्टूबर होने वाला है। तो एवरीवन इज़ वेलकम, सेलिब्रेशन एंड मेडिटेशन टुगेदर।
oshohimalayas.com पर जाकर लोग और जानकारी भी ले सकते हैं इसके बारे में। ज़रूर, ज़रूर। आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया, हमसे बातचीत की और आप हमसे जुड़ी। सिंधु प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया और इतना प्यार दिया और सम्मान। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी, नमस्ते। नमस्ते।